पॉइंट ये है कि हमारे पास एक ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बॉक्स है, बॉक्स के अंदर रेडिएशंस हैं। और जो कि वही बॉक्स है जो हमने पिछली लेक्चर में हमने कंसीडर किया था और उसके मोड कैलकुलेट किए थे, और उसकी एनर्जी और फिर उसके बाद एंट्रोपी कैलकुलेट की थी। और याद करें कि हमने स्टार्टिंग में भी एक जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट ही हमने ऐसे ही की थी कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स हमें चाहिए ताकि हम सारी जो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स हैं वो बता सकें, और फिर हम उसके बाद थर्मल फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। और हमने ये कहा था कि इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कि आपको हर मर्तबा स्टेशन ये आइगन फंक्शंस कैलकुलेट करने पड़े, तो हम सिर्फ वो ही लेंगे कि पार्टिकल इन बॉक्स लेंगे, ताकि उसके हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो साइनसोइडल है, हमें डिफाइंड है। हर मर्तबा हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। एनर्जीज की अभी हमें पता है जो कि पोटेंशियल इनवेल है। तो वही बॉक्स है, और उसमें से हमें देखना है कि अब हमने उसमें से किया हुआ होल, ठीक है। तो अब हमें उसमें से बताना है कि व्हाट के टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट एस्केप्स, कि उसमें से आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन है उस होल में से एस्केप हो, ये हमने बताना है। जबकि जो सारे के सारे फोटॉन्स हैं उनकी स्पीड सारी सेम होती है। और अगर आपके पास लो एनर्जी फोटोन है और या हमारे पास हाई एनर्जी फोटोन है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी आपके पास सेम होगी, क्योंकि उनके साथ आपके पास स्पीड सेम है, ठीक है। तो केस आप समझ गए कि अगर आप एक थ्री डायमेंशन बॉक्स में उसमें रेडिएशंस हैं उसमें से होल कर देते हैं, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी इसकी है, प्रोबेबिलिटी है उसमें से एस्केप करने की, हर फोटोन की सेम होगी, बेशक वो हाई एनर्जी है बेशक लो एनर्जी है, क्योंकि फोटोन्स की सबकी स्पीड आपके पास सेम होती है। तो जिस क्वेश्चन में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस क्वेश्चन में हम इंटरेस्टेड हैं, वो है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट एस्केप्स, उसमें से अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी एस्केप होगी। तो हमारा वास्ता है इस डायग्राम से ये। तो ये मेरे पास है, ये हमारे पास होल है, ठीक है, जिसका एरिया ए है, और ये अंदर ये रेडिएशन है। तो हमने बताना है कि इसमें से कितनी रेडिएशन जो है एस्केप होंगी। तो आप इसका दायरा कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ये इस तरह आप स्फेयर ड्रॉ करते हैं, आप चाहें ये स्फेयर ड्रॉ करते हैं। लेकिन स्फेयर की डिपेंडेंस इस पे, ये बड़ा स्फेयर ड्रॉ करना है छोटा स्फेयर ड्रॉ करना है, इसकी डिपेंडेंस इस पे है कि आप कितने टाइम पहले की डे बताना चाहते हैं प्रॉपर्टी, कितने टाइम पहले के फोटोन को डिस्कस करना चाहते हैं। तो जितना आप टाइम पहले के फोटोन को डिस्कस करना चाहेंगे, आप ये जो उतना ही बड़ा दूर इस पॉइंट से, इस एरिया से, इस होल से दूर सर्कल ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। तो हमारे पास ये केस है जिसमें से ये मैंने जो शेल ड्रॉ किया है, स्फेयर ड्रॉ किया है। तो आपने इस स्फेयर को ऐसे लेना है जैसे एक बाउल नहीं होता। आप इमेजिन करें थ्री डायमेंशन बॉक्स है, उसके अंदर ये जो है ना, ये स्फेयर आपको नजर आ रहा है, ये जो बाउल होता है वो असल में हाफ शेल होता है, ठीक है। तो ये वो ही बाउल है, और ये आपने अटैच किया वो इसकी वॉल से, और इस बाउल के सेंटर में वो होल है। समझ रहे हैं आप? फिगर समझ आ रही है कि आपके पास जो बाउल है वो ये इस बॉक्स के सेंटर में, एग्जैक्टली सेंटर में होल है, और हमने जो बाउल बाउल है वो इसके होल को सेंटर में रख के वॉल के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके एंगल्स देखें कि हम एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा यहाँ से। तो आपके पास एंगल होगा ये 0 इस पे, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट। और ये जाएगा एंगल अप टू पाई/2, ठीक है, मैक्सिमम तक। ये थीटा की एक्सट्रीम्स हैं। एक है 0, 0 से पाई/2, और दूसरी है ये बाउल में जो 0 to 2 पाई भी तो रोटेट करेगा। लेट से आप यहाँ स्टार्ट करते हो और इनटू द पे जाओगे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे, ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा जो बाउल को ट्रेवर्स करने के लिए आपके पास 0 to 2 पाई आपको मूव करना होगा, ठीक है। तो आप अगर बाउल को यहाँ से इसके फ्रंट से देखोगे, या आप इस होल से देखोगे, इस होल से देखोगे, तो आपको बाउल जो नजर आएगा अभी ये आपके पास अ, ये जो ये पॉइंट है ये वाला, ये है, ठीक है। तो आप ट्रेवर्स करोगे
अंदर की तरफ इनटू द पेज, तो ये एग्जैक्टली इनटू द पेज हमारे पास पाई/2 आएगा। यहाँ फिर यहाँ पे पहुँचोगे अगेन, ये फिर ये आ जाएगा। फिर आपके पास आउट टू द पेज आएगा, और फिर उसके बाद दोबारा आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो इस तरह से 0 to 2 पाई इसकी लिमिट है, जो मैंने बताया ये बाउल को, बाउल के लिए। और ये हमारे पास बाकी जो ये लिमिट है, ये 0 से लेके 2 पाई/2 है। तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई/2, एंड फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब आप इस चंक की बात करो जिस जो ये ड्रॉ किया हुआ है इसमें, आर डी, ये डी थीटा पे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं कन्वीनियंस के लिए, वो है, हाँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सीधी बात है, ये जो ये थिकनेस होगी, ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। और वो आप बता सकते हो कि जो फोटोन आपके पास यूँ आ रहा है इस होल की तरफ, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा है, वो आप थिकनेस से बता सकते हो। तो आपने अगर ये थिकनेस बतानी हो, तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे dt से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इंटरवल में जब आपके पास फोटोन यहाँ से यहाँ तक है, वो इंटरवल में जो टाइम लगता है वो dt है। तो जिस स्पीड से मूव हो रहा है वो c है, तो आप बता सकते हो कि ये डिस्टेंस क्या है। तो ये तो हमारे पास आ गई। और बेसिकली ये वॉल्यूम एलिमेंट है, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो एक डायमेंशन में ये होगी, दूसरी डायमेंशन में आपके पास ये चाहिए, ये वाली विड्थ, ये विड्थ चाहिए इस तरह वाली। तो ये आपके पास मिलेगा वही फार्मूला यूज करके, S = r थीटा। तो ये आर्क लेंथ है, तो ये आपके पास ये है r, और ये हमारे पास है डी थीटा। तो ये आपको, अगर आपको ये आर्क चाहिए, आर्क लेंथ, तो वो आता है आर डी थीटा। तो ये आर डी थीटा हो गया। अब है इसका इनसाइड वो जो वॉल्यूम है, इनसाइड की तरफ जो वॉल्यूम है, ठीक है। और वो वेरिएशन किस में है, वो फाई में वेरिएशन है। तो फाई की वेरिएशन आप वो, आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स आप ले चुके हो, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट्स को सारे डिस्कस कर चुके हो। तो वो फाई की तरफ जो हमारे पास जो एलिमेंट होता है, वो लेंथ एलिमेंट होता है, वो ये होता है, ठीक है, आर साइन थीटा डी फाई। यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इवन दो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी ड्रॉ करना इसको मुश्किल है, जो कोऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं। लेकिन आप वो वहां से देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में, आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ चंक। इस चंक का जो ये शेडेड रीजन है, इसका वॉल्यूम है। तो आर डी थीटा हमारे पास वेरिएशन है थीटा के अलोंग, फाई के अलोंग हमारे पास लेंथ है आर साइन थीटा डी फाई। और सी डी टी हमारे पास ये जो मोमेंट है इसकी टूवर्ड्स वॉल्यूम, टूवर्ड्स होल, ठीक है। तो अब आपके पास जो फार्मूला है वो वाला, क्या कहते हैं इसे, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा वो ये था कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा है 8 पाई² kT4 और 15 Hc³ है। तो अब आप सिर्फ इस एनर्जी इन चंक, सिर्फ इसी चंक की बात करें, इस एनर्जी, इस ये जो शेडी रीजन है, इस चंक की बात करें आप इसकी, तो इसमें कितनी एनर्जी है, आप इसके जो वॉल्यूम डेंसिटी को, एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें इस वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आपको वॉल्यूम डेंसिटी बताने का। तो आपके पास वॉल्यूम डेंसिटी ऑलरेडी मौजूद, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी, वो यू और वी है। तो आप उसको किसी भी एक चंक से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस चंक में जितनी एनर्जी मौजूद है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये रही हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, इसको इस चंक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एनर्जी इन द चंक। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप क्या है हमारे पास? तो एक और चीज़ आपने देखनी है कि आपके पास जो जितने फोटोन इनसाइड हैं, आपके पास जैसे फोटोन इनसाइड आपके पास हैं, जो फोटोन अंदर हैं उनकी भी स्पीड सेम है, और जो फोटोन बाहर हैं उनकी भी स्पीड सेम है। तो हम ये करेंगे कि आपके पास ये जो होल का है, इधर से अगर फोटोन आ रहा है आपके पास, ठीक है, इधर से फोटोन आ रहा है, तो उसको कितना कैस कितना एरिया नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये देखिए, इधर से फोटोन आएगा, आप अगर इसको इधर से देखो तो आपको फुल एरिया नजर आएगा ये, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो तो आपको ये कम एरिया नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से आप देखो तो आपको ये होल का कम एरिया नजर आएगा। अब मैक्सिमम एरिया नजर आएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4 पाई r²। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ये सामने वाले फोटोन की, ये सामने वाले फोटोन की देखें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन जो ऊपर वाला यहाँ फोटोन है उसके तो एरिया कम है इसमें से पास, तो इस वजह से उसमें, या जब एरिया उसको कम नजर आ रहा है तो इसमें से पास होने के लिए चांसेस भी उसके कम है।
तो इस वजह से हमने इसको वेरी करना है कि इधर वाले जो फोटोन्स हैं साइड वाले, इधर वॉल्स के साथ वाले, इनके लिए हमारे पास कम नजर आए, जो फ्रंट पे हैं उनके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आए। तो वो हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है कॉज थीटा। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, देखिए एग्जैक्टली मैक्सिमम आ जाएगा एरिया। और जिस तरह आप इसको बढ़ाते चले जाओगे थीटा को, तो उसी तरह ये कॉज हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। और आपको ये बताएगा कि जितने फोटोन्स यहाँ पे ऐसे लाई कर रहे हैं, इस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कम होती आ रही है। क्यों प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है? क्योंकि उनको एरिया जो है होल का वो कम नजर आता है। तो एट द एंड ये पॉइंट आएगा, एक फोटोन जो बिल्कुल इस वॉल के साथ है, तो उसको एरिया नजर ही नहीं आएगा, उसको होल नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप, ए कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और ए हमारे पास अगेन मैं बता दूं ये एरिया ऑफ होल है। अच्छा, एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम चंक, तो अब आप उस चंक में से जितनी चंक में जितनी एनर्जी है और वो एस्केप हो रही है। पहले तो मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि एनर्जी कितनी है उस चंक में, फिर हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है उस चंक की आपने लेने के लिए। तो अब उस एनर्जी के एस्केप होने जो होगी वो उस चंक में से, तो वो एनर्जी कितनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी इन द चंक। तो ये मेरे पास आ गया ये फैक्टर, जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो टोटल एनर्जी जो एस्केप हो रही है वो मैंने बस इंटीग्रेट कर देना, 0 से लेके पाई और 2 तक। वो है हमारे पास थीटा के लिए एंगल, और 0 से लेके 2 पाई तक हमारे पास एंगल है फाई के लिए। तो उसी एलिमेंट जो मैंने एनर्जी इन चंक, ये वाली, ये फैक्टर एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम चंक, वो उसको मैंने इंटीग्रेट कर देना। और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है। यहाँ से मुझे नजर आ जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एस्केप्स इज नेचुरली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द होल। तो ऐसी बात, जितनी एनर्जी, जितना बड़ा आप होल करेंगे उसमें से एनर्जी एस्केप होने का जो चांसेस हैं, और एस्केप जो होगी एनर्जी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और किसी भी इंटरवल डी टी में। और अब अगर आप इस को डिवाइड कर दें, एस्केपिंग एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा पावर पर यूनिट एरिया। एरिया से हमने डिवाइड किया और डीटी से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है एनर्जी, एनर्जी जो एस्केप हो रही है। तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हमारे पास होता है पावर होती है। तो और डिवाइड किया इसे एरिया से, ठीक है। एरिया से भी डिवाइड किया और हमने टाइम से भी डिवाइड किया, तो पावर पर यूनिट एरिया आ गया। टाइम से डिवाइड करोगे एनर्जी को तो आपके पास पावर आ जाएगी, फिर आपके पास एरिया से डिवाइड करोगे तो पावर पर यूनिट एरिया आ गया, सी यू ओवर 4 वी। अगर आप यहाँ पे अब यू की वैल्यू पुट कर दो, ये वैसे आप रिजल्ट जो है ना वो डायमेंशन एनालिसिस से भी ले सकते थे। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वो ले लें, पावर इसकी वैल्यू पुट कर दें, यू की वैल्यू पुट करें, तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे कि ये रिजल्ट इज इक्वल टू है सिग्मा T4। और सिग्मा हम इसे कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन, स्टीफन लॉ इसे कहते हैं। तो आपको ये बताता है कि अगर आपके पास ना होल हो किसी बॉक्स में जो कि जिसमें रेडिएशन हो, तो आप उसकी पावर जो उसमें से एमिट हो रही होगी पर यूनिट एरिया, वो क्या होगी, ठीक है। तो जिस तरह आपका ओवन है उसको अगर आप ले सकते हो ब्लैक बॉडी, तो फिर अगर आप उसका वो विंडो ओपन करते हो, हाँ, और उसमें से रेडिएशन कैसे एस्केप होंगी, अगर उनका टेम्परेचर ये है, उनकी पावर पर यूनिट एरिया क्या होगी, आप टेम्परेचर से बता सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये सारा फैक्टर 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 बनती है, और बाकी चीज़ जो रह जाती है वो सिर्फ टेम्परेचर है। तो आपके पास वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है पावर पर यूनिट एरिया डायरेक्टली इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। आप पल्ले पड़ा है कुछ? मैं इसको अगेन समराइज कर दूं कि अगर आपके पास बॉक्स है और बॉक्स में रेडिएशन है, उसमें से अगर आप होल करते हो, तो ये आपके पास रिलेशंस है। आप उसमें से जो एस्केप होने वाले एक चंक की
रेडिएशन देख सकते हो, जो उसकी टोटल एनर्जी उसमें से कितनी निकल रही है वो देख सकते हो, आप उसमें जो पावर पर यूनिट है आप वो देख सकते हो। ठीक है। अब रेडिएशन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स है। और ये जो लॉ है, आपके पास किसी भी, ये अप्लाई होता है, सिर्फ इस पे अप्लाई नहीं होता कि आपके पास सिर्फ, अम, हमने ड्राइव तो ऐसे ही किया है कि फोटोन्स इमिटेड फ्रॉम अ होल इन अ बॉक्स, लेकिन ये अप्लाई हो सकता है किसी भी जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एट टेम्परेचर टी। आपके पास कोई भी नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, वो रिफ्लेक्टिंग ना हो, उसके लिए अप्लाई हो सकता है। तो जो परफेक्ट ऑब्जर्वर एब्जॉर्बर हमारे पास होते हैं, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टर, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्लैक हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है, इस रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और द प्रूफ हमारे पास ये है, द प्रूफ दैट अ ब्लैक ऑब्जेक्ट emits photon exactly as does a hole in a box is amazingly simple। तो आपके पास जो ये हमने सिनेरियो डिस्कस किया है कि आपके पास एक 3 डायमेंशन बॉक्स है, उसमें होल किया है, और जो वो रेडिएशन शो की एमिशन शो करता है और पावर पर जो रेडिएट करता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है वो यही फिनोमिना फॉलो करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो इस तरह से है ये। ठीक है। आपके पास बॉक्स ऑफ फोटोन है, उसके साथ इक्वल एरिया का आप एक ब्लैक बॉडी ले लें, ब्लैक ऑब्जेक्ट ले लें। ठीक है। आप इमेजिन करें अब इसमें से कि अगर ये इसमें से 3 फोटोन निकल रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ब्लैक, तीन तीन आपके पास ये करता है, इससे रिसीव करता है ये ब्लैक ऑब्जेक्ट, और 4 इमिट करता है, ये 4 ये इसमें इमिट कर देता है। यानी कि 3 ये रिसीव इससे रिसीव कर रहा है बॉक्स से, और 4 अगर इसमें इमिट कर दें, तो जैसे टाइम पास होगा तो ये जो हमारे पास इसमें ज़्यादा रेडिएशन आ रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या वायलेशन नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, कि आपके पास जो कोल्ड से हॉट की तरफ आपके पास वो नहीं मूव हो सकता। तो ये वायलेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास जो ब्लैक बॉडी है ये रिसीव ज़्यादा करे, रिसीव लेट से 3 कर ले, और एमिट करे सिर्फ 2। तो फिर क्या होगा, जैसे टाइम पास होगा तो जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है इसका वो ये हॉट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आपके पास जितने ये फोटॉन्स ये इमिट कर रहा है बॉक्स, उतने ही ये इमिट करेगा, ताकि ये अपने एक्विलिब्रियम में रहे, तो जो टेम्परेचर है वही रहेगा। अदरवाइज आप कोई भी एक कंडीशन लेते हैं कि एक कम एब्जॉर्ब करे दूसरा ज़्यादा करे, तो आपके पास एक हॉट को हो जाएगा एक कोल्ड हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो वायलेशन है सीधी सीधी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आप इसे और फर्दर भी इसे एनालिसिस कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इसके अंदर ना एक फिल्टर रख दें, और फिल्टर रखें ऐसे कि वो सिर्फ रेड रेडिएशन है वो उनको जाने दें, तो बिल्कुल ये उसी पे भी अप्लाई होगा कि वो जितने नंबर ऑफ रेड रेडिएशन जा रही हैं एब्जॉर्ब हो रही हैं उतनी ही वो इमिट करे, अदरवाइज वो हॉट कोल्ड का दोबारा वो मसला आ जाएगा। तो इस वजह से जो ये पूरा एक्विलिब्रियम है, पूर, पूरा एक्विलिब्रियम है, वो मेंटेन होगा पूरे स्पेक्ट्रम में। यानी कि ब्लैक ब्लैक, ये रेड रेड के साथ, ब्लू ब्लू के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, पूरे स्पेक्ट्रम में ये एक्विलिब्रियम होगा। तो तब ये हमारे पास जो है ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वायलेट नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ब्लैक नहीं है, लेट से ब्लू है, ग्रीन है, तो फिर ये ना जो सिनेरियो है, ये जो केस है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपको एक फैक्टर जो है ना डिफाइन करना पड़ता है, उसे कहते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी कहते हैं, हमारे पास ये रेशो होती है बेसिकली, फ्रिक्शन होते हैं कि फ्रिक्शन कितने फ्रिक्शन जो है वो फोटोन इमिट करता है, और कितने फ्रिक्शन ऑफ फोटोन वो एब्सॉर्ब करता है। तो आपके पास जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ब्लैक वो यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्बर जो है, उसकी एमिसिविटी जो है, एमिसिविटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है। और जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है उसकी एमिसिविटी होती है 0। तो अगर आप ये, इससे आप आसानी से देख सकते हैं, अ गुड रिफ्लेक्टर इज अ गुड इज पुअर इमीटर। तो आपके पास वो अच्छा मीटर नहीं हो सकता, और वाइस वर्सा है। और जनरली हमारे पास जो एमिसिविटी है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे।
और आपके पास जो रिलेशन है इसका वो ये है, पावर इज इक्वल टू एफ सिग्मा, ये जो अभी हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो पावर इज इक्वल टू, पावर पर यूनिट एरिया देखा था हमने, वो सिग्मा टी पावर 4 था। तो हमारे पास पावर पर यूनिट एरिया था। तो एरिया सिर्फ आप इस इधर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पावर का फॉर्म आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन ए टी पावर 4। तो ये जो हमारे पास है एप्सिलॉन, ये ई है, ई हमारे पास है इमिसिविटी, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज कह लो आप इसे। तो ये हम इसे पावर बता सकते हैं कि अगर आपको आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से वो है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो तो ई आपके पास 1 होगा। तो आप उसे बता सकते हैं कि फलान टेम्परेचर पे, अगर ये टेम्परेचर पे है तो इसकी पावर है जो रेडिएशन जो इमीडिएट पावर है वो क्या है। और अगर आपके पास है ये ब्लू है, ग्रीन है, तो आप उसका जो देखेंगे एमिसिविटी देखेंगे, वो फैक्टर देखेंगे, उसको यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और आप बता सकेंगे कि इस टेम्परेचर पे जो इसकी रेडिएटेड पावर होगी वो ये होगी। तो इस सेक्शन से हमारे पास जो लुबे लुबाब आया वो ये कि अगर आपके पास ब्लैक परफेक्ट एब्जॉर्बर हो, जैसे ब्लैक है हमारे पास, तो वो अगर आप इसके सामने रख दें किसी ब्लैक बॉक्स के साथ, तो बिल्कुल वो थर्मल एक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और थर्मल एक्विलिब्रियम जो पूरे स्पेक्ट्रम में, पूरी आपके पास स्पेक्ट्रम में मेंटेन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वायलेट होता है। वो जो पावर इमिटेड है किसी भी ऑब्जेक्ट से गिवन टेम्परेचर पे, वो यही ये इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वेटेड बाई ई है। अच्छा, ये अब आप इसे, ये टंगस्टन किसने पूछा भाई, इस प्रॉब्लम में टंगस्टन फिलामेंट ऑफ इंसेंडिसेंट लाइट बल्ब एज अ टेम्परेचर, और टेम्परेचर उसने बताया वो 300 केल्विन है, और जो एमिसिविटी है उसकी है 1/3 है। तो आप ये बता सकते हैं कि उसका एरिया आप एज्यूम कर लेंगे कितना होगा। तो उस एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो आपको बता सकते हैं कि जो वो बल्ब है आपका, उसकी जो रेडिएशन पावर है वो क्या है। इसी तरह आपके पास कई सारी ये प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम लाजमी करनी है आप लोगों ने, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि ये असल में किन ऑब्जेक्ट्स की बात करें। तो यही वो ऑब्जेक्ट है, यही वो प्रॉब्लम है जो आपको थ्योरी से रियल लाइफ में ले जाएगी। अच्छा, सन एंड अर्थ, जो मैं स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था, ये आपके पास यहाँ से आप ये कर सकते हो। ल्यूमिनोसिटी कहते हैं हम, आपके पास टोटल एनर्जी आउटपुट है जो एक ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, उसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। तो आप ल्यूमिनोसिटी अगर आपके पास गिवन हो, जैसे कि सन की है 3.9 मल्टीप्लाई 10 to the power 26 वाट्स, तो तो वाट से आपको पता चल रहा है कि ये पावर है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट। या तो ल्यूमिनोसिटी आपके पास गिवन हो तो आप उसका टेम्परेचर पास पॉइंट जो वो है फोटोन एनर्जी है, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। और ये वो चीज़ है जिसको मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके पास आपने टेम्परेचर कैसे ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है। तो आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें, मेनली दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक ये है कि आपके पास अगर एक रेडिएशन, जिसमें बॉक्स जिसमें रेडिएशन है उसमें होल किया जाए, तो उसमें से जो पावर रेडिएशन है वो कैसे इमिट होती है, वो बोल्ट्जमैन स्टीफन लॉ हमें भी बताता है। और दूसरा हमने ये चीज़ देखी कि अगर आपके पास जो परफेक्ट इमीटर है तो फिर क्या है, और अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, इन केसेस के लिए हमारे पास रेडिएटेड पावर क्या होती है।